आज मौलाना फजल रहमान जो इनका सियासी मसीहा बन चुका है, जिसके पाँव पड़ते हैं कि हमें इस गर्दाब से निकालें करें। मुझे अपने एक बुजुर्ग ने कहा, जो चीज़ भी करो, चाहे तुम बदमाशी भी करो या शराफत भी करो, जो भी करो फुल टाइम करो। इंशाल्लाह खैर मुल्क में एक जैला चीफ मिनिस्टर हो और इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा कि यहाँ पे पैसे जिस तरीके से जा रहे हैं, डंपर ड्राइवर को भी 4,000 रुपये मिल जाते हैं। अप्रिशिएट करूँगा अपनी सारी मीडिया को। मीडिया ने जिस जिम्मेवारियाना किरदार अदा किया, जिस जिम्मेवारी के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी, मीडिया वॉर लड़ी। उधर तो लग रहा था इंडिया की तरफ से कि बॉलीवुड की कोई फिल्म शुरू है, ट्रंप आएगा तो इमरान को छुड़वाएगा और फिर इमरान आपको अमेरिका से ज़्यादा दिलवाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, हमारे आज की इस ख़ुसूसी नशिस्त के मेहमान हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इन्होंने अपनी सियासत का अमली तौर पर आगाज़ 2001 से किया। ये रुकने कौमी असम्बली भी रहे और मुल्क के कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर का एजाज़ भी इन्हें हासिल है। सर, मैं आपको आज डिजिटल की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अहम मसले यानी अमन व अमान की सूरत हाल पर करेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है? और आपका ताल्लुक़ जिस ज़िले से है यानी डेरा इस्माइल ख़ान में अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अपने यहाँ पे चैनल पे और इस ब्रॉडकास्ट पे मुझे दावत दी। देखें, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बिल्कुल जो जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है डेरा इस्माइल ख़ान, वो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है बहुत हद तक। मैं तो ये नहीं कहूँगा सारा, लेकिन बहुत हद तक। और उसमें जो है वो क्यों हो रही है, मैंने पहले दिन से और उससे पहले मैं कहा था कि मैं कह रहा हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों की सहूलतकार है। सूबाई हुकूमत ने आज तक हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में क्या किरदार अदा किया? मेरा सिर्फ सवाल एक ये है, आपका ताल्लुक़ मीडिया से है। मैंने आज तक किसी मीडिया चैनल पे अपने वज़ीर आला को, अपने सूबाई वज़ीर को किसी शहीद के घर जाते हुए नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? अगर वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हों, उनके अफसरान शहीद हों, या आज जो जंग हमारी अभी गुज़री है भारत के साथ, उसमें भी हमारे सूबे के उस दिन में इस्लामाबाद में हमारे कर्नल साहब के बेटे जो शहीद हुए थे, मैंने कोई भी इस हुकूमत का नुमाइंदा वहाँ पर नहीं देखा। अभी भी जो है रिसेंटली ख़ुदकुश धमाका पुलिस नौजवानों के ऊपर, वहाँ पे कोई नहीं था। मैं ख़ुद गया उनके घरों में ताज़ियत करने के लिए। जब आप अपनी ओनरशिप नहीं देंगे, आप कमिट नहीं हैं अपने सूबे में अमन के लिए। आप सूबाई असम्बली में कभी आपने डिबेट की अमन के ऊपर? क्या सूबाई काबीना की 1 पॉइंट एजेंडा अमन पे कभी डिबेट हुई है? यहाँ पर तो असम्बली में ऐसी ऐसी तकारीर की जाती हैं रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। आपका फ़ौज से इख्तलाफ होगा, किसी शख्सियत से होगा, लेकिन आप सारी इदारे के ख़िलाफ़ जब तहरीर करते हैं और वो एक्सपंज ना हो, तो इसका क्या मैसेज है, क्या मतलब? आज जब हम हिंदुस्तान के साथ लड़ रहे थे, आज कोई आपने देखा कि उनकी हुकूमत की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कोई पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ हक़ में, या हुकूमत के हक़ में, या मुल्क के हक़ में, या इंडिया के ख़िलाफ़ कोई आपने रैली देखी, कोई निकाली उन्होंने? तो आप ख़ुद समझ जाएँ कि अभी भी जो पहले कहते थे कि जी हम एब्सोल्यूट नोट कहते हैं यूएस को, फिर कहते हैं जब ये ट्रंप आएगा तो इमरान को छुड़वाएगा और फिर इमरान आपको अमेरिका से ज़्यादा दिलवाएगा। उसके लिए दुआ करें, वो आएगा, हमें निकल आएगा और फिर हम उसको निकालेंगे, उससे आज़ादी आपको दिलाएंगे। तो ये मन तक मुझे तो नहीं समझ आती। अगर आपको समझ आती है तो मुझे बता दें। आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, या इन्हें मज़ीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, तनख्वाहों में इजाफा, जदीद असलहा फराहम करके इनका मोराल मज़ीद बूस्ट करने की ज़रूरत है? देखें, 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। पुलिस उनके अंडर है, बाकी इदारे उनके अंडर है। अमन अमान सूबाई हुकूमत ने कंट्रोल करने हैं। सूबाई हुकूमत की ये पोजीशन है इस वक्त कि वो लॉ एंड ऑर्डर पे वो उनका कोई 1% का जो है वो नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। उनको सारे सूबे लूटने के चक्कर में है कि हम सूबे को किस तरीके से लूट सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ें मतलब है कि अपने जेबें भर सकते हैं, पैसे बाहर भेज सकते हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर को आप सिचुएशन देख लें। 2013 में एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया गया था, जिसमें हमने दहशत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। स्वात में सबसे बड़ी नकल मकानी तारीख की हुई थी, दोबारा लोगों को आबाद किया, सब कुछ हुआ। एक पुरअमन सूबा जब इनके हवाले किया, आज सूबा जो बर्बाद हुआ तो इन्हीं क्या तो हुआ है, यही उनमें शामिल थे, यही लोग दफा हो रहे थे। आज आप देखें ना कि आज वो कभी उन्होंने कोई इस बात की है कि हम इसमें सूबे में अमन काम करने के लिए हम क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं। 1% ऑफ FC अवार्ड जो इनको वॉर ऑन टेरर में मिल रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है?
600-700 अरब रुपये आज तक मिल चुके। हमारे पुलिस की तनख्वाह सबसे कम है, गैजेट उनके पास नहीं है, लैब्स उनके पास नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके पास नहीं है, वो वसाइल उनके पास नहीं है जो दूसरों के पास हैं। तो आप कहते हैं कि नहीं आप लड़ें। फिर भी मैं अपनी पुलिस को सलाम पेश करता हूँ कि निहत्ते हाथों आज भी अपने जो है वो मिलिटेंट्स के साथ लड़ रहे हैं, चौकियों पे खड़े हैं, थानों पे खड़े हैं, रजिस्ट कर रहे हैं। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ आज तक वो रजिस्ट कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि इनको 2013 से हुकूमत दी गई है, ये मुसलसल तीसरी हुकूमत है इनकी, तो क्या आप नहीं समझते कि सूबे से दीगर सियासी जमातों का वजूद ख़त्म हो चुका है? आप आज कहते हैं कि 3 सूबों में इलेक्शन जो है वो रिग्ड है, 3 सूबों में इलेक्शन हराम है, लेकिन 1 सूबे में हलाल है। सिर्फ केपी में हलाल है जो इनको हुकूमत मिली है। आज मौलाना फजल रहमान जो इनका सियासी मसीहा बन चुका है, जिसके पाँव पड़ते हैं कि हमें इस गर्दाब से निकालें, वो कहते हैं मेरे मैंडेट पे डाका डाला गया है। तो उनका मैंडेट तो बलूचिस्तान में तो नहीं था या पंजाब में तो नहीं था, या हमेशा केपी मिला है। अगर मैंडेट पे डाका डाला तो माल गनीमत किसको मिला है? पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। तो अगर वो मौलाना फजल रहमान को अपना मसीहा समझते हैं और अपना रहबर रहनुमा समझते हैं तो पहले उनका माल गनीमत तो वापस कर दें। तो माल गनीमत जब उनको मिलेगा तो फिर पता चल जाएगा इलेक्शन कैसे साफ था। जैसे कि आपने कहा कि इस सूबे में इलेक्शन हराम है और दीगर सूबों में हलाल है। नहीं, हलाल मैंने इधर कहा हलाल है, वो हराम है। सूबे में भी तो खसूसी फॉर्म 47 के ऊपर उम्मीदवार आए हैं, वो फिर क्या है? उस बारे में आपका क्या कहना है? इनको नहीं लगेगा, इनको फॉर्म 47 के पास नहीं है। कैंडिडेट हर के पास फॉर्म 47 होते हैं, लेकिन आप इनके कैंडिडेट्स को देखें जिस तरीके से देखें। आप अगर मेरे इंटरव्यूज़ फॉलो करें तो मैंने पहले दिन कहा था कि जिस दिन पीटीआई को ये पता चलेगा कि हमारे अंदर के मीर सादिक और मीर जाफ़िर कौन थे, फिर इनको पता चलेगा। जब मैंने पहले कहा था कि जब आतिफ खान और शहराम और असद कैसर को उन्होंने हटा के कौमी असम्बली में भेज दिया, और फिर जो लोग पोटेंशियल सीएम के और कैंडिडेट थे जो पेशावर से थे, 2 कामरान बगश और झगड़ा साहब, उनको फॉर्म 47 की मार दे दी या हरवा दिया गया जो भी था, और एक कैंडिडेट बच गया। वो कहाँ पर इलेक्शन की दुनिया में था और उनके ऊपर बड़े केसेस थे, और अचानक नमूदार हुआ, केस भी ख़त्म हो गया, सीएम भी बन गया, सब कुछ हो गया। और आज भी मैं कहता हूँ कि हमें चाहिए, अगर उनके सहूलतकार आज भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अगर एक जमात जाती है इस्लामाबाद पर हमलावर होती है, इस्लामाबाद कंटेनर से बंद हो जाता है, मोबाइल सर्विस बंद हो जाती है, मीडिया वाले अपने दफातर नहीं जा सकते, सरकारी मुलाजमीन नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, एम्बुलेंसेज नहीं चल सकती हैं, सारी चीज़ बंद हो जाती है, और ये कोशिश करके हफ्ते बाद 5 दिन बाद इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ते हैं, और 1 घंटे के अंदर उनको एक रस्ता दिया जाता है कि दामन एक रस के अपने चले जाएँ 13 ज़िले क्रॉस करके अपने जो है ना, जो हमारे असल में वो ज़िले नहीं थे, मोड़ थे, मोड़ों को वो ज़िला समझ बैठे थे। तो आप जो है पहुँच जाएँ। 3 दफ़ा उनको अगर रस्ता दे दिया गया तो मतलब तो ये है, तो फिर उनके कोई सहूलतकार बैठे हुए हैं ना, कि बाकी पूरा इस्लामाबाद बंद, तो एक रोड खुली होती है जिस पर कोई ट्रैफिक नहीं होती, एक ही गाड़ी एक ही उसकी जाती है शख्स की, तो ये सहूलतकारी होती है ना। लेकिन उसके सहूलतकारी के बदले भी वो देखें यहाँ पर डिलीवर करते हैं वफाक से जो उनको मैंडेट दिया जाता है, वो बड़े ऐसे तरीके से उस मैंडेट को पूरा करते हैं और उनको कहते हैं कि मैंने अपनी नौकरी कर ली। एक पे थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं माइंस मिलर पे, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी नौकरी करनी है तो उसको भी पास करेंगे। आप पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन हैं जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव आए होंगे, कोई ऐसा ख़ास टर्निंग पॉइंट है जिसने आपकी सियासत पर गहरा असर छोड़ा हो? देखिए, टर्निंग पॉइंट हमेशा देखिए, मैं पीपल्स पार्टी में रहा, मुझे उन्होंने डिप्टी स्पीकर पार्टी ने बनाया, पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, मुझे इस सूबे का जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा, फिर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा। और जब भी मुझे पार्टी ने एतमाद किया मुझ पर, मैंने कोशिश की कि अपनी ड्यूटी जो मुझ पर एतमाद की उसको पूरा उतरूँ। आज मुझे पार्टी ने गवर्नर बनाया, उसका पार्टी की तरफ से मुझे गवर्नर नॉमिनेट किया। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पार्टी ने मुझे जो एतमाद किया मैं उसको पूरा उतरूँ। अब हम मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी को आप किस नज़र से देखते हैं? दहशतगर्दी की एक कार्रवाई पहलगाम में हुई, उसका इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर आयद किया गया। इसी तनाजुर में हमारी मुसल्लह अफवाज ने फौरी रिस्पॉन्स भी किया। क्या हमारे दोस्त ममालिक ने हमारे साथ मुश्किल वक्त में साथ दिया? और इस कशीदगी के दौरान सियासी जमातों का किरदार कैसा रहा? उन्होंने पहले मकबूजा कश्मीर में जो है वो जो चीज़ भी हुई वहाँ पर जो दहशतगर्दी हुई, उसके फ़ौरन बाद जो कि नॉर्मली बहुत से डिस्कशन ऊपर हो गई कि उसकी जो रिपोर्ट लिखाने की जो थाना था वो आधे घंटे के फासले पे था। 20 मिनट बाद फॉर एग्ज़ाम्पल FIR हो चुकी थी,
बग़ैर किसी सबूत के आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा लिए। पाकिस्तान तो हमेशा बात कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी इमदाद करेंगे इस इंसिडेंट की जो है वो इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद पाकिस्तान पर आपने हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के एयरफोर्स ने उसी हमले को अपने डिफेंस में आपके 5 जहाज़ गिरा दिए। फिर आपने ड्रोन्स छोड़ दिए और आपने कहा कि पाकिस्तान फ़ौरन इस पर रिएक्ट करे जो है जज्बात में। लेकिन पाकिस्तान के दिफाई इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि हमने जज्बात में काम नहीं लेना, हमने सोच समझ के करना है और ठंडे दिमाग से करना है। और फिर जब उन्होंने जो हमारे 3 एयरबेस पे हमले किए तो उसके रिस्पॉन्स में फिर हमने उनको जवाब भी दिया, और ऐसा जवाब दिया जब वो इंडिया भी चीख रहा था और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भी चीख रही थी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 2 सुपर पावर्स हैं, ये हैं। तो पहले तो जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो कोई नहीं बात कर रहा था, लेकिन आज भी हम जो है अपने दोस्तों के, भाइयों के बड़े मशहूर हैं, चाहे वो चीन है, चाहे वो तुर्की है, अज़रबैजान है, यूएई है, सऊदी है, कतर है, जो ममालिक भी हैं, ईरान, जो भी हैं, जिन्होंने हमारे साथ इस मुश्किल टाइम में सपोर्ट किया, हम उनको आज भी उनको हम कदर की निगाह से देखते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपके आर्मी चीफ ने कहा था कि हम अपने टाइम पे हम हक़ रखते हैं कि हम जब भी जवाब दें इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक दें, हम अपना हक़ रखते हैं कि हम जब भी जवाब और अपने टाइम पे देंगे। उन्होंने टाइम पे दिया और उनको बताया कि हम इस किस्म का जवाब दे सकते हैं। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ख्याल है। लेकिन साथ साथ मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी सारी मीडिया को। मीडिया ने जिस जिम्मेवारियाना किरदार अदा किया, जिस जिम्मेवारी के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी, मीडिया वॉर लड़ी। उधर तो लग रहा था इंडिया की तरफ से कि बॉलीवुड की कोई फ़िल्म शुरू है, फेक न्यूज़ें चल रही थी, गलत ख़बरें चल रही थी और बार बार अपनी जो है वो ख़बर की भी तरदीद करनी पड़ रही थी। और साथ साथ मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब को अप्रिशिएट करूँगा, उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के ज़रिए इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल दुनिया के सामने अपना मुकदमा लड़ा अपने मुल्क का, मैं समझता हूँ कि कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को भी जो इस जंग में फ़ौज के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान की आवाम इस फ़ौज के साथ खड़ी रही और हमने फ़ौज से जो उम्मीदें थी उससे ज़्यादा करके उन्होंने दिखाया। सर, वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के खरबों बकाया जात हैं, इनकी अदम अदायगी में बुनियादी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? इस पे जो है बुनियादी ज़िम्मेदारी सूबे पर आयद होती है। खरबों रुपए कब से हुए? देखें, जब NFC अवार्ड हुआ तो सबसे ज़्यादा सूबे को, हमारे सूबे को, बाकी सूबों को शेयर पीपल्स पार्टी के दौर मिला जब प्रेसिडेंट साहब थी। NFC अवार्ड हुआ, उसके बाद PTI की हुकूमत थी जिनके पास 3 सूबों में हुकूमत थी, कश्मीर में हुकूमत थी, GB में हुकूमत थी, 3 सूबों में हुकूमत थी, फेडरल में हुकूमत थी, NFC अवार्ड नहीं करा सके। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जब थे तो उनकी वफाक में इत्तेहादी हुकूमत थी, सिंध में हमारी हुकूमत थी और बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत थी। बाकी सूबों में हमारी हुकूमत नहीं थी। उसके बावजूद भी हमारी GB और कश्मीर में उसे थी, उसके बावजूद हमने NFC अवार्ड कराया, यूनियन में से गया और हमने जो है लोगों ने। आज मुझे पता है जब इमरान खान जब वज़ीर आज़म था, कभी कोई वज़ीर आला गया कि मेरे सूबे में इतने पैसे बनते दे दें, क्योंकि उन्हें नौकरी करनी थी कि खान साहब परेशान हो जाएँ, खफा हो जाए, हमारी नौकरी चली जाएगी। उसे तो ये गूंगे और बहरे बने हुए थे। उस वक्त हमने कहा था कि आएँ, हम एक जरिया बनाते हैं और जरिए के ज़रिए हम जाते हैं, आप अगर बात नहीं करें हम बात करेंगे उनके साथ। और आज भी हक हमें पैसे देने, लेकिन कौन देगा? कल NFC अवार्ड होता है, मुझे बताएं आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा? आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर है? क्या एडवाइज़र ऑन फाइनेंस NFC का मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। मुझे तो पता नहीं कि मेरा वकील उधर जाके कौन होगा, और आप उधर ही बाहर दरवाजे के बाहर वकील पकड़ के पेश कर दोगे तो उसको नहीं पता कि मेरा केस क्या है। आज भी क्या सूबे हुकूमत ने कोई जरिया बने, लेकिन बात यह है कि हमें क्या गारंटी है कि अगर सूबे में पैसे देगा तो वो पैसे हड़प नहीं हो जाएंगे। आज आप इस सूबे में स्कैंडल्स देखें, तारीख़ के बदतरीन स्कैंडल्स हो रहे हैं। 40-50 अरब रुपए जब 40-50 अरब रुपये जब कोहिस्तान में हुए हैं, 19 अरब का जो है बिजली सोलर का स्कैंडल आ गया है। क्या क्या पेपर आप लोगों को अपने घरों में दिलवा रहे हैं टीचर भर्ती करने के लिए, क्या क्या चीज़ें जो है आपने करिश्मे दिखा रहे हैं। इनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था बिलियन ट्रीज़ का, किधर है बिलियन ट्री आज? उसका नाम कोई लेने वाला है? टिम्बर माफिया की नज़र हो गया, और पिंडे माफिया भी ये लोग हैं। इन्होंने इस सूबे में जो हमारे देखें, जो इन्होंने हमारे फंड्स लूटे, नौकरियाँ सरेआम बिक रही हैं। आप जाके पंजाब में पैसे बांट रहे हैं, 6 करोड़ रुपए बार को दे रहे, हाई कोर्ट बार को। पहले भी आपने दिए 2-3 करोड़ रुपए, वो भी इलेक्शन आप हारे। आपके यहाँ पे असातिज़ा, आपके यहाँ पर फैकल्टी, यूनिवर्सिटी के जो वो हैं, लेक्चरर्स हैं, पेंशनर्स हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में जो मुलाजमीन हैं, वो अपनी तनख्वाहों को रो रहे हैं। आपके यहाँ हमारे पास बड़ा फ़ंड है, भाई फ़ंड किधर है? वो तो उनको तो खाने को रोटी नहीं है। सर, फाटा इंज़माम के वक्त कबायली अवाम के साथ जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? क्योंकि कबायली अवाम का गिला है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई तरक्की नज़र नहीं आ रही।
बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। और फाटा के दोस्त जो आज भी हमें मिलने आते हैं, उनके डेलीगेशंस आते हैं, उनके जरिए मेरे पास आते हैं। हमने और रियासत ने वादा किया था कि हम 100 अरब रुपए आपको सालाना डेवलपमेंट के देंगे। फिर एक सरताज का मिशन आया, उसमें अनऑफिशियली कहा गया कि 3% ऑफ NFC आपको देंगे। हम चलो 3% नहीं मांगे, 100 अरब रुपए तो आज 100 अरब बनते हैं। NFC अवार्ड का अगर आप देखें 3% तो 250 अरब रुपए बनते हैं। तो 100 अरब में भी 40-50 अरब हमारा रिलीज़ होता है सालाना, मतलब है कि हमें एलोकेट होता है। उस पर रिलीज़ आपको 5-6 अरब रुपये मिलती है। 5-6 अरब रुपये आप पूरे फाटे में खर्च करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं कैसे खर्च होगा। आज या तिफिशा में जो है ना वो लावा बन रहा है और ये किसी वजह फटेगा। देखें NFC के बाद आज तक सिविलियन हुकूमत वहाँ पर कंट्रोल नहीं ले सकी, सॉरी बजर के बाद। मुझे बताएं, मैं तो आज तक मुझे तो नहीं पता कि किस DC या SP को मैं फ़ोन करूँ, मैं उसके पूछूँ कि यार यहाँ पे जो बंदा गिरफ़्तार है या कोई, जैसे हम नॉर्मली करते रहते हैं। वो सिविल वहाँ पर कोई वो नहीं है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। तो अगर आपने यही काम करना था, आपने फाटा मर्जर तो कर लिया, लेकिन आपने जो उन लोगों से वादा किया था, उनके नौजवानों से वादा किया था, उनके मशरान से वादा किया था कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी और दुनिया तब्दील हो जाएगी और पता नहीं हम यहाँ पर आपको जो है ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना देंगे, आज वो तो उस चीज़ों को रो रहे हैं। आज मुझे बताएं कुरम में क्या हो रहा है? कितने महीने हो गए कि आज सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है रोड खोलने में। जो इस्लामाबाद फतह करती है और पता नहीं जेल ब्रेक करना चाहती है अडयाला की, वो 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकती है। कितने महीने हो गए? आज वो वहाँ पर खुराक और पानी और ये चीज़ें नहीं पहुँचा सकती हैं। आज वो लोग तरस रहे हैं अमन के लिए। आज वहाँ पे 1000 से 2000 लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनके बैरून ममालिक उनकी नौकरी थी, वो एयरपोर्ट नहीं पहुँच सकते थे, उनके पासपोर्ट वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी मोबाइल सर्विस नहीं ताकि उनको बाहर इतला दे सकें। और हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि पता नहीं क्या क्या फ़तह कर लेंगे, 25 किलोमीटर रोड हम नहीं खोल सकते। सर, सियासत से हटकर आप वक्त कैसे गुजारते हैं, जैसे घुड़सवारी, शिकार, म्यूज़िक या कुछ और? नॉर्मली छोटी मोटी गेमें खेल देते हैं। मैं शिकार पे ज़्यादा सर्दी में जाता हूँ। और जब आप सियासत करते हैं, अगर आपने फुल टाइम जो चीज़ भी करें, मुझे अपने एक बुजुर्ग ने कहा था, जो चीज़ भी करो, चाहे तुम बदमाशी भी करो या शराफत भी करो, जो भी करो फुल टाइम करो, ये पार्ट टाइम काम ना करें। जैसे आप आज बैठे हुए हैं तो आप सारे यही करते हैं ना कि कौन सी खबर आ रही है, क्या चीज़ आ रही है, फ़लाँ चैनल क्या दे रहा है, मैं क्या दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। जिसको आप इंटरव्यू करते हैं उसकी प्रोफाइल देखते होंगे, पीछे आगे पीछे देखते होंगे, फिर वही होते हैं। तो जब आप चीज़ करेंगे तो फुल टाइम करें। जब हम पॉलिटिक्स फुल टाइम करते हैं, हमें टाइम मिलता है TV पे खबरें सुनते हैं। अभी हमें कोई किसी ड्रामे का या फिल्म का पूछ रहा है, हमें ABC उसकी नहीं आती होगी। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? मैं होपफुल हूँ। मायूसी जो है ना वो हराम है हम, और पीपल्स पार्टी का स्कोप है और पीपल्स पार्टी में उतार चढ़ाव होता रहता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारा उतार जो है बेसिकली हमने रिकॉन्सिलेशन, हमने पार्टियों के साथ इत्तेहाद करके जो हमारे माजी में मुखालफिन जो भी थे, उस वजह से शायद हमें थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम रिवाइव करेंगे, आएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। और मेरा टारगेट है कि इंशाल्लाह खैबर में एक जैला चीफ मिनिस्टर हो और इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगी। सर, आप वफाक के नुमाइंदा हैं, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो सूबे के वफाक पर बहुत सारे हुकूक ज़िम्मा हैं। क्या आप सूबे के अवाम के साथ खड़े होंगे या वफाक का साथ देंगे? नहीं, मैं सूबे की अवाम के लिए खड़ा हूँ। देखिए, सूबाई हुकूमत का तो मुझे अभी ये पता नहीं है कि उनकी तरजीहात क्या हैं। अगर सूबे को फ़ंड मिलता है और इस तरीके से 40 अरब और 50 अरब और 100 अरब, आज तक आपके TMAs जो हैं, इनकी हुकूमत जब से आई है, TMA के आजकल ऑडिट की ओवरसाइट नहीं हुई। सिंध में अगर 60 दिन के अंदर ऑडिट की ओवरसाइट ना हो TMA की, वो PSC में चली जाती मीटिंग। ठीक, आज तक आपकी ऑडिट नहीं हुई, आपकी इदारों की ऑडिट नहीं हो रही। आप थर्ड पार्टी ऑडिट करें सूबे में, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पैसे जिस तरीके से जा रहे हैं, डंपर ड्राइवर को भी 4 अरब रुपये मिल जाते हैं। ये तो पहले कहते थे पत्नी पकौड़े वाले, समोसे वाले, फलाने, डंपर ड्राइवर को तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। और ऐसे ऐसे लोगों को मिले। जब आपके पास अभी तफसील आएगी ना, तो जो प्रॉपर्टी बेची गई हैं, जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई हैं, जो फ्रांस पैसे गए हैं, सबके जब आपको पता चलेगा मिनिस्टर किधर किधर जाते हैं, तो आप फिर कानों को हाथ लगाएंगे। आपने डंपर ड्राइवर की बात की कि उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए थे। ये इल्ज़ामात तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में भी लगे हैं। ये लोग कहते थे ना, हमें तो नहीं पता कि ये लोग इस काम में लगे हुए हैं। ये मैं कहते यार ढाबे वाले अफराना, अभी मैं पता चल रहा है कि यार ये तो ये जो सिर्फ कोहिस्तान एक ज़िला है जिसमें फ़िलहाल तो ये 40-50 अरब कह रहे, पता नहीं कितना हुआ होगा। ये तो एक ज़िला है, बाकी ज़िलों में जो इनकी करतूत हैं वो देख लें। और जब इनकी करतूत आएंगे आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या करामात की। अभी मुझे बताया ना, ये अभी जो सोलर का स्कैंडल है, PC1 तैयार नहीं है, पहले टेंडर दे। इनको पहले ही पता था कि ये हम टेंडर पहले करा लो
जिस रेट पर टेंडर है कि इनको पहले पता था, तो इनके पास क्योंकि वो जिन्नात मिनात भी है ना कि पता नहीं वो तावीज़ मवीज़ करते हैं, इनको पहले पता कि PC1 कैसे बनेगी। PC1 बनी नहीं है, टेंडर पहले हो गए मतलब करवा दे जो भी है, मतलब ये तो नहीं करतूत है। कुंडी साहब, मैं आज डिजिटल की जानिब से आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इतने मसरूफ़ वक्त में हमें टाइम दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी सूबे के हुकूक और दीगर मामलात पर अगर बात करनी हो तो आप ज़रूर हमें टाइम देंगे। एक बार फिर आपका शुक्रिया। थैंक यू।